morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter, that is fundamental unit of life. Okay, तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है. हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है. जैसे अगर मैं आपको बात करूं, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है. अब वो बिल्डिंग किससे मिलकर बनी है? आप बोलोगे कि वो बिल्डिंग है वो ब्रिक से मिलकर बनी है. ठीक है, बहुत सारी ब्रिक्स जो है वो सब मिलकर क्या बना रही है? एक बिल्डिंग बना रही है या पूरा एक घर बना रही है ना. कोई भी चीज़ है वो क्या, कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं, घर बना रहे हैं या स्कूल बना रहे हैं या बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ब्रिक है. तो यहाँ जो स्मॉलेस्ट यूनिट हुई बिल्डिंग की वो क्या हुई? ब्रिक्स. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बिल्डिंग क्या हुई? ब्रिक्स हुई. ठीक है, ऐसी जो हम बने हुए हैं, हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हम बने हैं सेल से मिलकर बने. हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स. बात समझ में आई? मतलब ये जैसे ये बिल्डिंग है ये ब्रिक से मिलकर बनती है, वैसे हम जो बने हुए हैं हम सेल से मिलकर बने हुए हैं. बहुत सारे सेल्स कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. वो स्ट्रक्चर कौन सी है? हम खुद. ठीक है, अब मैं यहाँ एक वर्ड लिख रही हूँ, लिविंग बींग्स. ये मैंने लिविंग बींग्स के लिए क्यों बोला? जैसे मान लो अब मैंने आपको बोला मैटर है. मैटर जो है वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और जो एटम्स है वो भी फर्दर डिवाइड हो जाता है किसमें? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. तो आप बोलोगे कि मैम कोई भी चीज़ है तो वो आइटम से मिलकर बनी है, और आइटम से भी अगर हम स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं. लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ लिविंग बींग्स के लिए. जहाँ भी लिविंग बींग्स की बात आएगी वहाँ हम सेल की बात करेंगे. वहाँ स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होगी, ना कि एटम्स और प्रोटॉन्स, ना कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. ठीक है, तो लिविंग बींग्स के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? सेल है. जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, तो उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है. अगर हम बात करते किसी ऑब्जेक्ट की, नॉन लिविंग थिंग्स की, तो उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या आएगी? एटम्स आएगी. बात समझ में आ गई? स्मॉलेस्ट यूनिट लिविंग बींग्स के लिए क्या है? सेल है. जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से मिलकर बनती है, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, वैसी हमारी लिविंग बींग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है. तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की? सेल है. हमारी फंडामेंटल यूनिट क्या है लाइफ की? सेल है. बात समझ में आ गई? अब देखो सेल क्या है? इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये बात तो हमने यहाँ बोल दी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अब फंडामेंटल यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? बेसिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल. ये तीन चीज़ें आती है किसमें? फंडामेंटल में. अब एक एक करके समझो कि बेसिक क्या होता है, स्ट्रक्चरल क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है. बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि हम किससे बनकर बने होते हैं. कोई भी लिविंग बींग्स होती है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है. तो हमारी जो बेसिक यूनिट हो गई वो क्या हो गई? सेल हो गई. तो बेसिक यूनिट हमारी क्या हो गई? सेल. अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है? ये जो सेल है ये स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है? मान लो कोई इंसान है, इतना बड़ा इंसान है, ठीक है. अब ये इंसान है, ये इंसान भी एक क्या है? इंसान की एक स्ट्रक्चर बनाई है मैंने. ठीक है, इंसान की स्ट्रक्चर बनाई है. अब क्या ये इंसान, मैंने बताया कि इंसान की लिविंग बींग्स है, इंसान लिविंग बींग्स है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने बताई सेल है. और बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं. और वो स्ट्रक्चर क्या है? ये. बात समझ में आ गई? मतलब हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, हमारी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है. बहुत सारे सेल कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं. वो स्ट्रक्चर कौन सी है? एक इंसान की, या वो प्लांट की भी हो सकती है, या वो एनिमल्स की भी हो सकती है. तो इसलिए हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो सेल है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है. बेसिक समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल समझ में आ गया. अब फंक्शनल यूनिट कैसे है? हर सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है.
मान लो कोई सेल है वो किसी और मान लो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है, तो कोई दूसरा सेल होगा वो कोई और एक्टिविटी में काम आएगा, है ना। कोई दूसरा सेल होगा वो ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा, और ये वाला जो सेल है वो स्टोर करने के काम आ रहा है। तो हर सेल की अपनी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमारी बॉडी में सेल ही नहीं होते तो पहली बात तो स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं होती तो कोई भी फंक्शन नहीं होते, ठीक है, सेल नहीं होते, फंक्शन भी नहीं होते, ना स्ट्रक्चर होती, ना कोई बेसिक यूनिट होती। बेसिक यूनिट तो सेल है ही एक, ठीक है। अगर बहुत सारे सेल एग्जिस्ट नहीं करते, मान लो सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमारी बॉडी में सेल ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ना तो कोई इसकी बेसिक यूनिट है, ना कोई इसकी स्ट्रक्चर है, ना कोई इसका फंक्शनल है, ठीक है, तो ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर सेल ही नहीं होते तो ह्यूमन भी एग्जिस्ट नहीं करता। ह्यूमन को एग्जिस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में सेल का होना ज़रूरी है, क्योंकि सेल से ही मिलकर हमारी एक स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। और ये फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब जो हम काम कर पाते हैं ये किसकी हेल्प से कर पाते हैं, सेल की हेल्प से कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, न्यूरॉन है, न्यूरॉन के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लंबी सारी चेन सी होती है वो, ठीक है, उसके थ्रू हमारी माइंड में क्या जाता है, हमारी माइंड से हमारे हाथों में क्या जाता है, ऑर्डर जाता है। जैसे आपको पानी का ग्लास उठाना है तो आपके माइंड से आपके हाथों को ऑर्डर जाएगा कि वो पानी का ग्लास उठाना है, तो फटाफट से आपका ग्लास आप उठा लोगे। तो वो किस वजह से उठा पाए, न्यूरॉन की वजह से, और न्यूरॉन का था एक सेल था। तो हर सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है, न्यूरॉन का अपना एक फंक्शन था। अगर मैं किसी और सेल की बात करती तो उस सेल का फंक्शन अलग था। अब बात समझ में आ गई। अगर कोई पूछे कि सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं लाइफ की, तो आप बोलोगे सिंपली जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। ये जो सारी मैंने चीज़ें बताई ना, ये सब बोल दोगे, और आप ये भी लिख सकते हो जो मैं बोल रही हूँ ना, इट इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें आप ये सब लिख सकते हो। जो मैंने अभी बताया है वो सब यहीं लिखा हुआ है। सेल थ्योरी भी बोलते हैं इसको। अगर कोई पूछ ले सेल थ्योरी क्या होती है या सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं, तो दोनों का आंसर यही आएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग बींग्स है, सब किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल। जो सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट है, किसकी, स्ट्रक्चरल की, क्योंकि सेल से मिलकर ही तो क्या बना है, हमारे बहुत सारे सेल कंबाइन होकर ही क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, किसकी, स्ट्रक्चर की, एंड फंक्शनल इन लिविंग थिंग्स। और जो हर सेल है वो अपने अपने फंक्शन शो करता है, इसलिए जो सेल है वो फंक्शन की भी एक बेसिक यूनिट है। बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट है, न्यू सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो नए सेल्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है, नए सेल कैसे बनते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से हमारे नए सेल बनते हैं। इसके लिए सेल डिवीज़न यूज़ होता है, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, कवर करेंगे कि नए न्यू सेल्स कैसे बनते हैं पुराने सेल से। ये हम देखेंगे सेल डिवीज़न के थ्रू, ठीक है। अभी आपको ये लाइन याद रखनी है कि नए सेल किससे बनते हैं, फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। सेल क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों होती है, क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स है वो सब सेल से मिलकर बने हैं, और जो सेल है वो बेसिक यूनिट है, किसकी, स्ट्रक्चर की एंड फंक्शन की इन ऑल लिविंग थिंग्स। एंड जो न्यू सेल्स है वो किससे मिलकर बनते हैं, एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी है वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर आपसे पूछ ले कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसे की थी, तो इसने क्या किया था, जो ट्री होता है ना उसका बार्क लिया था, ठीक है, ट्री का बार्क लिया था, कॉर्क ऑफ बार्क, ठीक है। अब उसने क्या किया, उस टाइम पे माइक्रोस्कोप नहीं होते थे, तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन इसने रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन इसने अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उससे खुद के बनाए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से उसने इसको स्टडी किया था, किसको,
इसके ट्री के बार्क को। उसने क्या किया, नीचे ग्लास पे या वॉच ग्लास पे उसने ये टी ऑफ बार्क रख दिया। बार्क रखने के बाद उसका जो खुद का सेल्फ डिज़ाइन जो माइक्रोस्कोप था, उससे जब उसने देखा तो उसको एक रेगुलर पैटर्न दिखा इस तरह से, मतलब इस तरह से पूरा एक रेगुलर पैटर्न दिख रहा था। और उस पैटर्न के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से डॉट थी। तो उन्होंने जब इस स्ट्रक्चर को देखा, उनको स्ट्रक्चर कैसी दिखी, हनी कॉम्ब के जैसी दिखी, मतलब जो बीज का जो छत्ता होता है ना उसके जैसी लगी उनको, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इनके जो स्मॉल बॉक्सेस थे, ये जो हनी कॉम्ब की जो स्ट्रक्चर होती है, तो इनके अंदर स्मॉल स्मॉल बॉक्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, उनको इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा, उनको इस तरह से कोई स्ट्रक्चर मिली थी जो कि हनी कॉम्ब की तरह थी, और इनको बिल्कुल सेंटर में ये डॉट्स भी दिखी थी। तो इन डॉट्स को इन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। और ये जो पूरा एक बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स को इन्होंने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, जो कि किसकी तरह थी, हनी कॉम्ब की कंपार्टमेंट की तरह थी। बात समझ में आ गई। तो इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और किस पे डिस्कवर किया था, स्लाइस ली थी किसकी, कॉर्क की। और कॉर्क होता क्या है, ट्री का बाक होता है, ठीक है। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कैसे स्ट्रक्चर दिखी, हनी कॉम्ब के जैसी स्ट्रक्चर दिखी, जिनको उन्होंने क्या नाम दे दिया, सेल नेम दे दिया। बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछ ले अगर कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कैसे की थी, तो आप ये सब लिख सकते हो। अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं वेरियस सेल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। उनमें से कुछ सेल्स, किन्हीं सेल्स का मैंने यहाँ लिख रखा है। जैसे ये पहला जो है, इनको बोलेंगे स्मूथ मसल सेल्स, ये ब्लड सेल्स है, ये स्पर्म है जो कि मेल में फाउंड होता है, और ये नर्व सेल्स है, ये हमारी बोन सेल्स है, ये फैट सेल्स है, और ये ओवम है जो कि फीमेल्स में होता है, ये फीमेल्स में होता है और ये मेल में होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेल्स है। अब इन सेल्स की हेल्प से हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो साइज है डिफरेंट है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब इनकी जो साइज होगी और जो इनकी शेप होगी वो डिपेंड करेगी कि वो कौन सा फंक्शन शो कर रहे हैं। उनके फंक्शन के बेस पे इनकी शेप और साइज होती है। बात समझ में आ गई। फिर है जैसे अमीबा। अमीबा है वो कंटिन्यूसली अपनी शेप चेंज करता रहता है। जैसे अमीबा है, अगर मैं पूछूं कि वो अपना खाना कैसे लेता है, तो ये अमीबा होता है, ठीक है। ये अमीबा है, इसका यहाँ ये वाला जो दो माउथ से रहते हैं कंटिन्यूसली। मान लो इसके कांटेक्ट में कोई भी खाना आया, कोई भी पार्टिकल्स आया, अब ये क्या करेगा, इसको अपने अंदर ट्रैप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अब धीरे धीरे करके इसके अराउंड एक कैविटी बना लेगा, इसके अराउंड एक कैविटी बना ली। फिर कैविटी बनाने के बाद ये धीरे धीरे करके इसको अंदर ले लेगा और डाइजेस्ट कर जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, इस पार्टिकल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस तरह से अमीबा कंटिन्यूसली अपनी शेप को चेंज करता रहता है, किसके लिए, फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहीं लिखा है कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल का डिफरेंट साइज होता है और शेप होता है। जैसे ये स्पेशल फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है कि जब भी खाना इसके कॉन्टेक्ट में आता है तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसकी शेप को फिक्स नहीं रखा गया, इसकी सेल की जो शेप है उसको फिक्स नहीं रखा गया, ठीक है। तो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स की शेप होते हैं और साइज होते हैं। तो शेप कुड बी फिक्स, शेप है वो उनकी फिक्स भी हो सकती है और पेक्यूलर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्व सेल्स की बात करें तो इसकी एक फिक्स सेल है, फिक्स शेप है इसकी एक, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो शेप है उसकी, जो सेल है उसकी जो शेप है वो फिक्स भी हो सकती है और पेक्यूलर भी हो सकती है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है ईच सेल हैज़ कैपेसिटी टू परफॉर्म फंक्शन। हर सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो फंक्शन को परफॉर्म कर सके। जैसे किसी को क्लीन करने का काम करना है या वेस्टेज को, अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने का कोई काम कर रहा है, तो वो कौन सा सेल कर रहा है, उनको भी सेल ही करते हैं, है ना। अगर किसी को डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने का भी काम कौन करते हैं, सेल ही करते हैं। तो इस तरह से हर किसी को हर कोई फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। अब ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल है हमारा। इस सेल के अंदर भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स।
ठीक है। द सेल हैव सेल ऑर्गेनल्स, जो क्या करते हैं, फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब मैंने यहाँ बोला कि सेल जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है फंक्शन को परफॉर्म करने की, लेकिन वो फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? क्या वो सेल खुद परफॉर्म करते हैं या उसके अंदर कोई और मटेरियल प्रेजेंट है जो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है? तो यस, सेल के अंदर कोई दूसरे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कोई दूसरे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं और हर किसी का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे किसी को बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना है तो इसके लिए अलग सेल ऑर्गेनल्स होगा, है ना। अगर स्टोर करना है तो उसके लिए अलग सेल ऑर्गेनल्स होगा। ये हम अभी आगे चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। एक बार आप ये समझो कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनल, और ये जो सारे सेल्स ऑर्गेनल्स है, ये सारे ऑर्गेनल्स मिलकर एक किसकी क्या फॉर्म करते हैं? सेल को फॉर्म करते हैं। मतलब सेल किससे मिलकर बनता है? सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनता है। और वेरियस फंक्शन को कौन परफॉर्म करते हैं? सेल ऑर्गेनल्स ही परफॉर्म करते हैं। क्या सेल की एक फिक्स शेप होती है? नहीं, सेल जो है वो फिक्स भी हो सकता है, पेक्युलर भी हो सकता है, और उसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं भी हो सकती, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करें। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होते हैं। कि अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की तो वो किसके बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इसको दो टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं। पहला है मल्टी सेलुलर और सेकेंड है यूनिसेलुलर। नाम से क्लियर हो रहा है, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल्स प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट हो, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड मल्टी सेलुलर में मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ठीक है। इसमें जो यूनिसेलुलर है, क्योंकि इसमें अब एक ही सेल प्रेजेंट है, तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो सब कौन परफॉर्म करेगा? सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करेगा। जैसे अगर उसको ईट करना है, रिप्रोड्यूस होना है, मूव करना है, वेस्ट को बाहर निकालना है, तो भी वो एक ही सेल है वो फंक्शन को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये दोनों क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियस सी बात है सेल से मिलकर बने, लेकिन ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या लिखोगे? अमीबा एंड बैक्टीरिया, ठीक है। तो अमीबा में मैंने अभी बताया आपको कि ये कैसे अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इसमें ये फूड वैक्यूल होता है, ये प्लाज्मा जेल होता है, ये जो मैंने कवरिंग सी बनाई है अंदर, ये स्यूडोपोडिया होता है जिसकी हेल्प से वो खाना अंदर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर। फिर मल्टी सेलुलर की तरफ देखो, स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म डिफरेंट लाइफ फंक्शन, मतलब इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो हर सेल का क्या होगा? अपना अपना एक फंक्शन होगा। अब फंक्शन होगा तो वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। कौन? डिफरेंट सेल। जैसे कि नर्व सेल्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रेन से ऑर्डर है वो हमारे हाथों में जाता है, जैसे हम पानी का ग्लास उठा पाते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? नर्व सेल्स करते हैं, ठीक है। तो मतलब हर जो सेल है वो अपना अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, अगर आपसे पूछ ले कि मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल बताओ तो आप क्या लिखोगे? ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं और सेल्स से मिलकर हम बने हैं, ठीक है। उन सेल्स के अंदर भी क्या है? सेल्स ऑर्गेनल्स है, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए थे कि जो सेल होता है वो सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर बनता है। अब ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं सब में सेम होते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ या अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ या अगर मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ तो सब में सेम सेल ऑर्गेनल्स होंगे, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो हम अभी देख लेंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स है वो सेम रहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम देखें, अगर मैं यहाँ ह्यूमन की बात कर रही थी तो एक सेल है, ये रहा, ये एक सेल है। अब बहुत सारे सेल्स मिल गए, बहुत सारे सेल्स मिलकर उन्होंने हार्ट बना दिया, मतलब ऑर्गन्स बना दिए हमारी बॉडी के। क्या बना दिए? ऑर्गन्स। एक ने हार्ट बना दिया, एक ने लंग्स बना दिए, इस तरह से। तो वो सारे ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बन रहे हैं? ह्यूमन बन रहे हैं,
बात समझ में आ गई। बहुत सारे सेल मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, और ऑर्गन्स क्या बना रहा है, ह्यूमन बना रहा है। तो मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया, ह्यूमन हो गया। बात समझ में आ गई क्या। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो सेल है वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर हमने सेल की यूनिट सेल थ्योरी देखी कि एक्चुअल में सेल थ्योरी होती क्या है। सेल थ्योरी हमने देखी थी कि बेसिक यूनिट होती है किसकी, हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारी, और फंक्शनल यूनिट होती है। और जो न्यू सेल होते हैं वो एग्जिस्टिंग सेल से ही मिलकर बनते हैं। और सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो सेल है उसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उसको किसको देखा था, कॉर्क, पीस ऑफ कॉर्क को देखा था। कॉर्क को उसने किससे देखा था, सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से। ठीक है। जो सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप है ना उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यानी पुराना, यानी खुद का बनाया हुआ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। तो उसने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से इस कॉर्क को देखा। तो उसने जब देखा उसको कैसे स्ट्रक्चर मिली, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर मिली। ठीक है। तो सिर्फ उसने इन हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर में जो कंपार्टमेंट्स थे डिफरेंट उसको इन्होंने सेल बोल दिया कि ये सेल होते हैं। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, इन्होंने तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज़ किया था, अब इन्होंने डेवलप्ड माइक्रोस्कोप यूज़ कर लिया। मतलब जो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप था जो मार्केट में मिल रहा था बना बनाया, उन्होंने उस माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। और उन्होंने किसी भी पीस को जब उन्होंने देखा तो उनको क्या फाउंड हुआ कि जो स्ट्रक्चर थी वो कुछ इस तरह से थी। और इसके बिल्कुल सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस था। और इस पूरे बॉक्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल। मतलब सेल की डिस्कवरी तो किन्होंने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने ये नहीं बताया था कि इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं। ठीक है। क्योंकि उनके पास इतना कोई माइक्रोस्कोप था नहीं कि जिससे कि वो पूरा अंदर तक देख सकते हैं। इन्होंने तो खुद ने बनाया था माइक्रोस्कोप और उसकी हेल्प से उन्होंने देख लिया। लेकिन जो रॉबर्ट ब्राउन आए उन्होंने डेवलप माइक्रोस्कोप यूज़ किया और उन्होंने ये देख लिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इसलिए रॉबर्ट ब्राउन का भी नाम लिया जाता है किसको डिस्कवर करने के लिए, सेल को डिस्कवर करने के लिए। अगर लेकिन हम बात करें सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। सेकेंड टाइम जब न्यूक्लियस और सेल के बारे में दोनों के बारे में बताया तो वो किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। फिर हमने सेल थ्योरी देख ली, ये भी देख लिया कि सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट होती है। और हमने ये भी देख लिया कि डिस्कवर किसने किया और कैसे डिस्कवर किया। फिर उसके बाद हम आए थे शेप के ऊपर कि हर सेल की अपनी अपनी एक शेप होती है, वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो वो उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। क्योंकि यूनिसेलुलर के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है तो फिर सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म, मतलब बहुत सारे फंक्शन को सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए कोई डिफरेंट अलग अलग सेल नहीं होते, सिर्फ एक ही सेल होता है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा सेल के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। तब जाके हम आगे आप चैप्टर के बारे में पढ़ पाओगे। जब तक आपको इसके बारे में डिफरेंस नहीं पता तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ प्रो की बात करूँ तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का मतलब मैंने बताया था पुराना, जो मतलब कि डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव। ठीक है। और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि जो डेवलप नहीं है ऐसा न्यूक्लियस। और यहाँ यू का मतलब है डेवलप्ड और कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस को क्या बोल रहे हैं हम, यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। अब सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, ये बात तो आपको पता है। अब जनरली हम एक बार प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई किसी सेल्स की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो देखो इसका न्यूक्लियस कैसा है, बिल्कुल भी वेल डिफाइंड नहीं है ना, बिल्कुल भी प्रिमिटिव, बिल्कुल ही डेवलप्ड नहीं है ये।
तो ये कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में आओ, यहाँ देखो ये ढंग से बन नहीं पाया, लेकिन आप अपनी बुक में देखो बहुत अच्छे से डायग्राम बना रखा है। तो ये वाला जो है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में देखो इसका न्यूक्लियस कितना वेल डिफाइंड है ना, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम साइज पे आए तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। कितनी होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर होता है इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के। ठीक है, अगर हम यहाँ यूकैरियोटिक में साइज लार्ज होती है, कितनी होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगर हम यहाँ आए तो न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस पूरी तरह से वेल डिफाइंड था और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से ढका हुआ था। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब ये सेल है हमारा, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन थी और इसके इधर भी सेल वॉल प्रेजेंट थी। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो वॉल होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें क्रोमोसोम्स की, तो इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे। अगर मैं बात करूं कि क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, तो मैंने आपको बताया सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहती है। अब न्यूक्लियस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरी इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्रोमोसोम्स। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जो सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करता है। बात समझ में आ गई? तो इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम से तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन को होल्ड कर पाएंगे, मतलब ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, लेकिन इसमें एक ही क्रोमोसोम्स था तो इतने ज़्यादा ये डेवलप नहीं थे। ठीक है, और इनकी जो मेम्ब्रेन बाउंड है सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स थे, जो मेम्ब्रेन को जोड़ती है किससे, सेल ऑर्गेनल्स से, वो एब्सेंट थी, लेकिन इसमें प्रेजेंट थी। तो ये हमारा डिफरेंस था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। मतलब प्रो मतलब कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल मतलब डेवलप्ड न्यूक्लियस। बस समझ में आ गई। अब यूकैरियोटिक सेल्स को भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है, अब हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है प्लांट सेल, दूसरा है एनिमल सेल्स। मैंने बताया था दोनों के अंदर, चाहे वो प्लांट्स के सेल हो चाहे वो एनिमल्स के सेल्स हो, उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सेम टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, थोड़ी बहुत डिफरेंस आती है। वो डिफरेंस क्या थी वो अब हम यहाँ देखेंगे कि इसके अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर कौन से प्रेजेंट नहीं होते। तो जो डिफरेंस है, मेनली आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो जो मैं यहाँ बोलूँगी आपको वही का वही लिखना है। तो यहाँ हम डायग्राम से समझते हैं, ये एनिमल सेल्स का डायग्राम है और ये प्लांट सेल्स का डायग्राम है। जो मैंने रेड से लिखा है ना, वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। सबसे पहला है सेल वॉल। सेल वॉल मतलब ये जो आउटर सरफेस होता है ना, आउटर सरफेस, इसको बोलते हैं कवरिंग, आउटर कवरिंग जिसको बोल रहे हैं, आउटर कवरिंग, जिससे सेल जो है वो प्रोटेक्ट रहता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थी। ये एक डिफरेंस हो गया इसका। ठीक है, सेकंड चीज, इसके अंदर प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे, लेकिन एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं थे। अब ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये आप आगे देखोगे, सिर्फ अभी हम यहाँ डिफरेंस समझ रहे हैं। ठीक है, कि इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो वो प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में है, एट सेंटर। ठीक है, लेकिन अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल साइड में है। ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस साइड में है, तो इसे हम बोल सकते हैं पेरीफेरी पर है न्यूक्लियस। पेरीफेरी यानी बिल्कुल साइड में है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये आपको बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है, जो ब्लैंक सा स्पेस दिख रहा है, तो ये क्या है, वोक्यूल है। ये रहा सेंट्रल वोक्यूल, मतलब इसमें जो वोक्यूल है उसका साइज
बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसमें सेंट्रल वॉक्यूल का साइज इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस था। पहला डिफरेंस था सेल वॉल, दूसरा था प्लास्टिड्स, थर्ड था जो न्यूक्लियस है इनकी पेरीफेरी पर प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है। फोर्थ तीन डिफरेंस हो गए ना। जो फोर्थ डिफरेंस आएगा, इसमें जो सेंट्रल वॉक्यूल की जो साइज है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसमें सेंट्रल वॉक्यूल की साइज इतनी बड़ी नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए इनमें। बाकी सारे ऑर्गन्स बचे, गोल्गी अपरेटस बचा, यहाँ गोल्गी बॉडी है, इधर ये वाली जो है ये गोल्गी बॉडी है, और इनकी गोल्गी बॉडी ये रही। ठीक है, तो बाकी जो ऑपरेटर्स, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स बचे वो दोनों में सेम होते हैं। जो सेम नहीं होते वो क्या है, सेल वॉल और प्लास्टिड। और इसमें न्यूक्लियस तो होता ही होता है, न्यूक्लियस के बारे में अलग से तो पढ़ने की नीड है ही नहीं। बस अगर हम पढ़ेंगे तो ये लिखेंगे कि प्लांट सेल्स में पेरीफेरी पर होता है और एनिमल सेल्स में सेंटर पर होता है। बाकी फंक्शन तो सेम ही रहेगा, फंक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस था वो यही था। इसमें हम सेल वॉल के बारे में भी पढ़ेंगे और प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम सेल वॉल के बारे में और प्लास्टिड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट ही नहीं होता। बात समझ में आ गई? ये आपका था प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेल है हमारा एक्चुअल में उसके अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है, मेन जो उसका स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में कैसा होता है, क्या क्या चीज़ प्रेजेंट रहती है, उसके बारे में देखेंगे और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने अभी तक ये सीखा कि जो सेल है हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट है, और सेल को पहली बार डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। आगे फर्दर जो बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। और फिर हमने देखा कि जो सेल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप्स होती है, और वो डिपेंड करती है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सेल होता है वो किससे मिलकर बनता है, सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनता है। और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को भी हमने देखा। यूनिसेलुलर में अमीबा और बैक्टीरिया आते हैं, मल्टीसेलुलर में ह्यूमंस आते हैं। उसके बाद हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस देखा। ठीक है, फिर हमने यूकैरियोटिक को भी फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में। ये आपका बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा मेन जो टॉपिक है नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।